गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम हाजिर हैं स्टडी 100 के प्लेटफॉर्म पे और सक्सेस कोचिंग क्लासेस आज की क्लास लेके आए हैं। सबसे पहले आपको चैत नवरात्रि और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज का हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। हम चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, अब हम चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, उसका मात्रक, उसका विमेय सूत्र, फिर एक दो नोट्स देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत आघूर्ण, विद्युत आघूर्ण जो भी होगा, उसके बाद पढ़ेंगे अच्छी स्थिति। तो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हम सब जानते हैं। विद्युत क्षेत्र मतलब ये होता है कि जहां पे कोई रखा हुआ एक व्यक्ति, समझ लीजिए यहाँ पंखा चल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूं, तो उस पंखे की हवा कहां तक जा रही है ना। यहाँ भी हवा आएगी, वहां भी आएगी, वहां भी आएगी, लेकिन रूम से बाहर नहीं आएगी। तो जहां तक उस पंखे की हवा आ सके या वहां पे जहां पे बैठा हुआ व्यक्ति उस पंखे की हवा महसूस कर सके, उसे बोलेंगे उस पंखे का क्षेत्र। वैसे विद्युत का क्षेत्र होता है कि जहां पे रखा हुआ कोई एकांक धनावेश। अच्छा, एकांक धनावेश का मतलब ये होता है बेटा, हमेशा हम धनावेश की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति धन को पूजता है। लक्ष्मी पूजते राम, धन की ही पूजा होती है, भिखारी को तो कोई पूछता नहीं है। इसलिए हर जगह हम धन की बात करते हैं। और जब हमारे पास धन बहुत सारा होता, अगर भिखारी नहीं भी होते तो भिखारी हम बना लेते हैं, कहीं से भी ला लेते हैं। ठीक उसी प्रकार धनावेश की हम कल्पना करते हैं। दूसरा आवेश हम परीक्षण आवेश दे लेते हैं या कि अर्थिंग बना लेते हैं, तो ऋणावेश अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब तो क्या बताना था हमको? विद्युत क्षेत्र क्या कहता है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल याद है ना परिभाषा इसकी, जिसे बहने ना दिया जाए। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी विद्युत आवेश चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगाता है, जिसको बहने से रोकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या दूसरी परिभाषा देख लीजिए, ये सरल सी परिभाषा है। किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है, जो बताया मैंने, जहां तक हवा का महसूस कर रहे थे हम, तो जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गई बात? यानी एकांक आवेश अपने ऊपर जहां तक क्षेत्र का दबाव महसूस करता है, आवेश महसूस करता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। और ई बराबर होता है F अपान Q। F का मतलब हो गया बल बटे आवेश। तो बल को हम डिनोट करते हैं F से और आवेश को डिनोट करते हैं Q से। Q0 भी बताया मैंने, परीक्षण आवेश है। क्या है Q0? परीक्षण आवेश है। तो F अपान Q। तो बात करते हैं इसकी मात्रक की। मात्रक F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन और डाइन दो होते हैं बल के मात्रक। तो F का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। बीच में बटे लगा तो हमने बटे लगा दिया, तो बन गया न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम -1। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? NC-1। ये सही जोड़ी वगैरह में पूछता है, याद रखिएगा। अब विमेय सूत्र, तो बल का विमेय सूत्र और आवेश का विमेय सूत्र, तो बल का क्या होता है और आवेश का क्या होता है? ठीक है, तो इसका मिला दिए तो बन गया ML-T-C A-1। ये हो गया इसका विमेय सूत्र।
अब बात करते हैं, कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। यहां देख लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र जो है वो लगने वाले बल और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। याद करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर करके पढ़ लें। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो विद्युत क्षेत्र लगने वाले बल माने परीक्षण आवेश और के बीच लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात बटे या अनुपात के बराबर होता है। नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तव में काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये वक्राकार होती हैं, इसलिए निष्कोण होती हैं। निष्कोण का मतलब जिसमें कोई कोण ना हो। जैसे ये वृत्त हमने बनाया तो इसका कोण आपको पता है 360 डिग्री का होता है, पर अगर इसको हमने आधे से मिटा दिया और यहाँ कोई एक लाइन नहीं खींची, अगर लाइन खींच दिया तो 180 है, पर अगर हम लाइन नहीं खींचते केवल एक धनुष करके छोड़ देते हैं तो यह निष्कोण माना जाएगा, यानी इस पे कोई कोण नहीं बनता। कोण तभी बनेगा जब एक क्षेत्र रेखा या एक व्यास इसके नीचे बनेगी। तो क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश। अच्छा, ये जो रेखाएं होती हैं ये द्विध्रुव के द्विध्रुव हो गया Q1 Q2, ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव के चारों ओर एक ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं। और इन क्षेत्र रेखाओं में कौन गमन करता है, एकांक धनावेश प्लस Q चार्ज इस पे घूमता है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इनके गुण भी लगे हाथ देख लें, फिर आगे मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। अब इनके गुण, पहले गुण तो क्या होते हैं कि ये परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए, एक दूसरे को काट नहीं देंगे, परस्पर कैसे होती हैं, समांतर होती हैं। दूसरा, ये कैसे जाती हैं, धन से ऋण की ओर जाती हैं। दूसरा क्या है, ये किनारों पर यानी ध्रुवों पर घनी होती हैं और मध्य में विरल होती हैं। इससे ये पता चलता है कि ध्रुवों में इनकी तीव्रता सर्वाधिक और मध्य बिंदु पर इनकी तीव्रता सबसे कम न्यून यानी कि शून्य होती है। देखते हैं क्या कहता है। कहता है विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। बस समझ में आ गई होगी कि एकांक धनावेश जिस काल्पनिक या वक्राकार मार्ग पे गमन करता है, गति करता है, घूमता है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। अथवा विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। गुण क्या है इनके? पहला गुण देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। मैंने बताया था कि धनावेश से शुरू और ऋणावेश पे समाप्त। दूसरा, एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत के प्रारंभ आवेश नहीं दिया हमने, केवल एक ही आवेश लिया है, उस स्थिति में बता रहा है कि ये अनंत से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? अनंत से। तो क्या बता रहा है? एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त भी होती है। अनंत से प्रारंभ, अनंत पे समाप्त। इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे दिखाता हूं। अगला गुण है दो क्षेत्र रेखाएं। मैंने बताया था दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब वो समांतर होती हैं। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ये अगर पृष्ठ है ये कैसी होंगी? अभिलंबवत होगा। ये चालक पृष्ठ है अगर हमारा, तो क्षेत्र रेखाएं वैसा कैसी होंगी?
अभिलंबवत होंगी, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाते हुए होंगी। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। ये हमारा ध्रुव है, हमारे चालक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरेंगी बाहर, ये अंदर नहीं आएंगे कि अंदर की ओर आएंगे, अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी जिस ओर हम विद्युत क्षेत्र रेखा खींचेंगे वो उसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की, परिणामी की तीव्रता दिखाएगी, दिशा बताएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी किस ओर जा रहा है। नोट कर। अगला हेडिंग है, टॉपिक है हमारा वैद्युत ध्रुव। ठीक है, तो ये क्या कहता है, यदि दो आवेश हमने लिया है, एक प्लस और एक माइनस, ये दो आवेश लिया है और उनके बीच की दूरी बहुत कम, ठीक है, ध्यान रखेंगे आवेश कैसे रहेंगे, विजातीय रहेंगे, एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो इन दोनों का जो व्यवस्था है, इन दोनों का जो सिस्टम है, इन दोनों का जो निकाय है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहता है परिभाषा, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के, अच्छा ये बल परिमाण जो आवेश जो होंगे, इनके परिमाण यानी कि मात्रा इनकी समान रहेगी, ताकत इनकी समान रहेगी, बस आवेश विपरीत रहेंगे। तो क्या कहता है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने मान लिया पहला आवेश हमारा प्लस, दूसरा आवेश हमारा माइनस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी कैसी है, अल्प है, 2l है। इनका मध्य बिंदु ये है, यहां से यहां तक दूरी l और यहां से यहां तक दूरी l, तो l प्लस l इक्वल टू 2l। तो दो आवेश हैं जिनके परिमाण समान है और अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर विजातीय आवेशों को रखा गया है, तो इस पूरी व्यवस्था को, निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहने का मतलब, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ओके, ठीक है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा ध्यान रखेंगे, यहां जहां हमने 2l लिखा है, तो वहां पर कुछ लोग इसको 2l पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको 2a भी पढ़ते हैं, है ना। अब कुछ जगह इसको हम 2d भी यूज करते हैं, तो इसको हम l इज इक्वल टू a इज इक्वल टू d। चुंबक के लिए हम ये यूज करते हैं, शिवलाल में आपके l यूज किया गया है, नवबोध में आपके a यूज किया गया है। अलग अलग फैब्रिकेशन में अलग अलग इसका उपयोग है, तो आप जो यूज करना चाहें दोनों सही है। ऐसा नहीं कि आपने एक चैनल में पढ़ा कि a है, दूसरे किसी चैनल में पढ़ लिया l है, तो आपने कहा नहीं वो वाला चैनल गलत पढ़ा रहा था। तो l a d तीनों में से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन d को स्पेशली यूज करते हैं चुंबक वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, अच्छा यहाँ पे दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो अगर दो में से एक को चुनने का नंबर आता है तो आप किसको चुनेंगे। आपके घर में दो व्यक्ति आते हैं, एक नगर का व्यापारी है, सेठ है, बड़ा आदमी है, और एक गांव का ही एक भिखारी आता है, दोनों एक साथ आपके घर पे आएंगे, तो आप पहले किसको बैठाएंगे, ऑफकोर्स पहले किसको बैठाएंगे, धनी व्यक्ति को बैठाएंगे। जब दो में से एक आवेश चुनना होता है तो हम भी धन को ही चूज करते हैं। अच्छा तो क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, तो किसी एक आवेश तो हमने मान लिया क्यू मान लिया, और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल, द्विध्रुव लंबाई क्या है हमारी, चाहे 2l लिखो चाहे 2a लिखो, तो द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से व्यक्त करते हैं। तो क्या कहता है, किसी एक आवेश
तथा उसकी द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, या किसी एक आवेश और द्विध्रुव लंबाई का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। निकल गई परिभाषा? नंबर बाय नंबर पढ़ लेंगे। किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, जहां P हमारा क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि P इज इक्वल टू 2QE, ऐसा भी लिखते हैं। तो दोनों सही है। ओके, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। वैद्युत द्विध्रुव एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया है, अगर कहीं नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना क्वेश्चन लिखिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नोट कर लीजिए। ओके, अब है विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर। कितना होता है? कूलाम मीटर, या शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं सीएम। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या है? Q इंटू 2A। तो Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और मीटर का मात्रक सॉरी A यानी दूरी है। A क्या है हमारा? द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी है ना, तो दूरी A का मात्रक मीटर, तो हो गया कूलाम मीटर। अब देखिए विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र यूं तो आपको याद हो जाएगा, M0LTA। आपने 11th में पढ़ा होगा इसको, पर इसका रियल ये आया कैसे, इसको देख लेते हैं। तो क्योंकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। Q क्या है? आवेश है। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश में क्या है कि एकांक समय में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो कहलाता है धारा गुणे समय। तो आवेश बराबर धारा गुणे समय, और ए यानी इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र। तो धारा को हम किससे लिखते हैं? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है? टी। ए का मात्रक क्या है? ए का मात्रक क्या है? दूरी है ना, दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? एल से। धारा को नोट करते हैं एम्पियर से, याद कीजिए ए से, मूल राशियां, समय को टी से और दूरी को एल से। तो क्या बन गया? LTA। और एम तो आया नहीं है, तो एम नहीं आया तो हमने लग दिया, क्या लिख दिया? M0 नहीं आया मतलब 0, फिर LTA। ठीक है? क्या इतना हमारा सही है? तो नहीं, इतना हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसका परिमाण व्यक्त नहीं किया है। तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बड़ा कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक इसके परिमाण को बताता है, संख्यात्मक मान को बताता है। बिना बड़े कोष्टक के हमारा विमीय सूत्र गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें नोट कर लिया होगा और आपके समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तीव्रता को ज्ञात करने की विधियां। तो दो विधियां होती हैं, दो परिस्थितियां होती हैं, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, या उन्हीं को बोलते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। इन दोनों स्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन दोनों वीडियो सेपरेट होंगे। पहले वीडियो में केवल हम अच्छी पढ़ेंगे और दूसरे वाले में हम निरक्षी पढ़ेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।